लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि बच्चों के फादर ने बटलर को बुरी तरह क्रश करके खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर कभी उनके सामने एम्परर लेवल का कोई व्यक्ति आ जाए और उन पर अटैक करे तो वो तुरंत उन्हें समन कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बच्चों को एक एक मास्क देते हैं। इन मास्क की खासियत ये होती है कि इन्हें पहनने के बाद बच्चों की पावर और एनर्जी बिल्कुल भी सेंस नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि उनकी पहचान और उनके आसपास मौजूद ऑरा का भी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये देखकर लॉन्ग आंट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि ये दोनों मास्क्स भी एम्परर लेवल आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके बाद बच्चों के फादर वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर लॉन्ग आंट दोनों बच्चों के पास आती हैं और कहती हैं, सीक्रेट रियम का रास्ता खुल चुका है, अब हमें वहाँ चलना चाहिए। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी एक अलग जगह पहुँच चुके हैं। वहाँ लॉन्ग आंट, उनकी मास्टर और दोनों बच्चे मौजूद होते हैं। तभी अचानक उनके सामने 3 एल्डर्स आ जाते हैं। उनमें से एक एल्डर कहता है, लॉर्ड जेंग को रिलीज कर दीजिए। लॉन्ग आंट तुरंत जवाब देती हैं, अभी के अभी? तभी फायर पीक एल्डर आगे बढ़कर लॉन्ग आंट से कहता है, लॉन्ग यूएफए, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से काम लो। सिर्फ इसलिए खुद को अजेय मत समझो क्योंकि तुम्हारे पास लॉन्ग जो गवर्नर की सील है। ये सुनते ही लॉन्ग आंट की मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं, तुम मौत को खुद बुला रहे हो। लेकिन लॉन्ग आंट अपनी मास्टर को रोक देती हैं और शांत होकर कहती हैं, जल्दबाजी मत कीजिए। आखिर तुम्हें खुलेआम मेरे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसने दी? इस पर फायर पीक एल्डर कहता है, गवर्नर, तुमने अभी मार्शल एम्परर की ऑरा जरूर महसूस की होगी, है ना? तो मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूं। हम काफी समय से इसी की तैयारी कर रहे थे। अब हमारी 3 मेजर फोर्सेस में 2 मार्शल एम्परर्स सामने आ चुके हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्शल ग्रैंड मास्टर स्टेट लॉर्ड सील की मदद से भी एक मार्शल एम्परर को दबा सकते हैं? ये सुनकर लॉन्ग आंट की मास्टर गुस्से में कहती हैं, स्टेट लॉर्ड सील इंपीरियल ब्लड लाइन का प्रतीक है। क्या तुम सच में इसके खिलाफ जाकर रिबेलियन करना चाहते हो? इसके जवाब में एल्डर कहता है, हमारे लिए रिबेलियन स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अगर इंपीरियल फैमिली के किसी सदस्य की हत्या करके ओल्ड जाओ एम्परर की मौत का बदला लेना पड़े तो हमारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सुनकर लॉन्ग आंट की मास्टर फिर से गुस्से में आने लगती हैं, लेकिन लॉन्ग आंट बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहती हैं, बस काफी है। इसके बाद लॉन्ग आंट उन एल्डर्स की तरफ देखकर कहती हैं, स्टेट लॉर्ड सील की बात सही है, मैं एक मार्शल एम्परर को अकेले सप्रेस नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी 3 मेजर फोर्सेस में मुझे सबसे ज्यादा सक्रिय तुम ही दिखाई दे रहे हो। लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बाकी लोगों से कहीं ज्यादा नफरत है। इस पर वो एल्डर गुस्से में कहता है, तुमने उन दोनों छोटे बदमाशों के साथ मिलकर मेरे भाई को मार डाला था। ये ऐसी दुश्मनी है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। लॉन्ग आंट उसकी तरफ देखकर कहती हैं, तो तुम वाटर डीमन एल्डर के भाई हो? वो एल्डर जवाब देता है, हाँ। इसके बाद वो आगे कहता है, अब जब हमारी 3 मेजर फोर्सेस में मार्शल एम्परर सामने आ चुका है तो तुम और वो दोनों छोटे बदमाश, तुम तीनों अब जरूर मरोगे। लॉन्ग आंट ये सुनकर हल्का सा हंसती हैं और कहती हैं, मार्शल एम्परर? बटलर सच में मार्शल एम्परर बन गया है, लेकिन उसने 1 लाख कल्टिवेटर्स को डिवॉर करके ये रियम हासिल नहीं किया। इसके बजाय उसने तुम्हारी 3 मेजर फोर्सेस के सेक्ट लीडर को डिवॉर किया और बड़ी मुश्किल से मार्शल एम्परर बना। ये सुनते ही दूसरा एल्डर गुस्से में चिल्लाता है, धत, बटलर ने हमारे सेक्ट लीडर को डिवॉर कर लिया। फायर पीक एल्डर भी गुस्से में कहता है, भले ही बटलर मार्शल एम्परर बन गया हो, फिर भी हम तुम्हें इस मामले में कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहते हुए वो गुस्से में अपना हाथ लॉन्ग आंट की तरफ बढ़ाता है, लेकिन इस बार वो कोई अटैक नहीं करता। तभी लॉन्ग आंट शांत होकर उनसे पूछती हैं, तुमने कहा कि तुमने 2 मार्शल एम्परर्स की ऑरा महसूस की थी, तो क्या तुम्हें यह जानने की जिज्ञासा नहीं है कि दूसरा मार्शल एम्परर आखिर आया कहां से? फिर वो आगे कहती हैं, वो मेरे एम्पायर का मार्शल एम्परर था। बटलर जैसा व्यक्ति तो एक असली मार्शल एम्परर के सामने एक मूव भी नहीं टिक सका, वो पहले ही मारा जा चुका है। यह सुनकर वहां खड़ा डीन हैरानी से कहता है, एम्पायर का मार्शल एम्परर? ये बात सुनकर लॉन्ग आंट की मास्टर भी मन ही मन सोचने लगती हैं, तो क्या ये उन छोटे बच्चों का फादर था? इसके बाद लॉन्ग आंट उन एल्डर्स के सामने आती हैं और बटलर की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, बटलर इस फॉरबिडन अरे का अकम्प्लाइज था। उसने 1 लाख कल्टिवेटर्स को डिवॉर करके अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने की कोशिश की। ये एक डार्क पावर है और इसके लिए उसके पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों तक जांच और सजा होनी चाहिए। फिर वो आगे कहती हैं, तुम लोग इस पूरी साजिश में शामिल थे, तुम सभी को भी इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर लॉन्ग आंट अपनी स्टेट लॉर्ड सील निकालती हैं। ये देखकर तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लॉन्ग आंट उन्हें एक आखिरी मौका देते हुए कहती हैं, मैं तुम्हें खुद को सुधारने का एक मौका दे सकती हूँ, इसे खत्म कर दो और मैं तुम्हारे अपराधों को माफ करके इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगी। ये सुनकर तीनों एल्डर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से कुछ कहते हैं, नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते। इसके बाद अचानक 2 एल्डर्स उसी एल्डर के खिलाफ हो जाते हैं जो अब भी बटलर का साथ दे रहा होता है। दोनों उस पर एक साथ अटैक कर देते हैं। उधर ये सब देखकर लॉन्ग आंट तुरंत दोनों बच्चों के सामने आ जाती हैं और उनके आंखों पर अपना हाथ रख देती हैं।
ताकि दोनों बच्चे अपने सामने होने वाली हत्या को न देख सकें। वो बच्चों को शांत करते हुए कहती हैं, आंखें बंद रखो, बारबेक्यू के बारे में सोचो, तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो दोनों एल्डर्स अपने ही साथी पर लगातार अटैक करते हैं और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। असल में इन दोनों एल्डर्स को भी पूरी सच्चाई का अंदाजा नहीं था कि बटलर और उसका साथी 1 लाख कल्टीवेटर्स की जान लेकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जैसे ही उन्हें पूरी सच्चाई का पता चलता है, वो अपने ही साथी के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद लॉन्ग आंट उन दोनों एल्डर्स से कहती हैं, इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में तुम दोनों मेरी अच्छी तरह सहायता करोगे ताकि लॉन्ग जो लगातार आगे बढ़े और प्रॉस्पर करे। तभी पीछे से दोनों एल्डर्स भी बारबेक्यू और मीट की बात करते हुए कहते हैं, हमें बारबेक्यू और मीट पसंद है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? यानी इतनी बड़ी घटना के बाद भी वहां बारबेक्यू का माहौल पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद लॉन्ग आंट दोनों बच्चों के पास जाती हैं और उन्हें समझाते हुए कहती हैं, सीक्रेट रियल्म की अगली यात्रा में अपना ध्यान रखना। दोनों बच्चे सिर हिलाकर कहते हैं, हम समझ गए आंट लॉन्ग। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, जब हम अपनी मदर को रेस्क्यू कर लेंगे तो हम उन्हें लेकर आपसे मिलने जरूर आएंगे। लॉन्ग आंट मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है। इसके बाद दोनों बच्चे पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं। लॉन्ग आंट दूर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती हैं। तभी लॉन्ग आंट की मास्टर उनके पास आती हैं और कहती हैं, लॉर्ड, अगर आपको इन बच्चों से बिछड़ना इतना मुश्किल लग रहा है तो इनके सीक्रेट रियम से बाहर आने के बाद आप खुद जोंगजो वापस जा सकती हैं। इस पर लॉन्ग आंट जवाब देती हैं, लॉन्गजो की लॉर्ड होने के नाते मैं बिना परमिशन के यहां से कैसे जा सकती हूं? ये सुनकर उनकी मास्टर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो फिर लॉर्ड, आप भी जल्दी से एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ लीजिए और अपने 2 बच्चे पैदा कर लीजिए। ये सुनकर लॉन्ग आंट तुरंत कहती हैं, क्या बकवास कर रही हैं आप? मुझे शादी नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी वही हाल हो जाए जो मेरी सिस्टर का हुआ था। अपने हस्बैंड और बच्चों को पहचानने तक की हिम्मत न हो। इसके बाद लॉन्ग आंट अपनी मास्टर से कहती हैं, मास्टर, लॉन्गजो के आगे के सारे काम आपको सौंप रही हूं। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। उनकी मास्टर जवाब देती हैं। इसके बाद हम लॉन्ग आंट को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। वो दूर एक जगह को देखते हुए कहती हैं, लगता है ये सी विलेज है। इसके साथ ही वो तेजी से वहां की तरफ उड़ जाती हैं। लेकिन तभी अचानक लॉन्ग आंट किसी पावरफुल बैरियर से टकरा जाती हैं। टक्कर इतनी तेज होती है कि उनके मुंह से खून निकल आता है। वो हैरानी से कहती हैं, ये प्रोटेक्टिंग बैरियर है? फिर वो उस बैरियर की ताकत को महसूस करते हुए कहती हैं, और इसकी ताकत काफी ज्यादा है। इसके बाद लॉन्ग आंट नीचे उतरती हैं। तभी अचानक कई लोग अपनी स्वॉर्ड्स लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी समय वहां एक आदमी आगे आकर पूछता है, कौन है जो सी विलेज में बिना परमिशन घुसने की हिम्मत कर रहा है? लॉन्ग आंट शांत होकर जवाब देती हैं, हेलो, क्या यहाँ जू फेंग है? ये सुनते ही वहां मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। वो आपस में बातें करने लगते हैं, ये लड़की जू फेंग को ढूंढ रही है। तभी वहां एक ओल्ड मैन आता है और पूछता है, आप किसे ढूंढ रही हैं? लॉन्ग आंट जवाब देती हैं, जू फेंग को। मैं उनकी फ्रेंड हूं, बस यहां से गुजर रही थी। ये सुनकर ओल्ड मैन भी काफी हैरान हो जाता है। वो लॉन्ग आंट को ध्यान से देखते हुए पूछता है, क्या आप अराउ हैं? लॉन्ग आंट भी हैरान होकर पूछती हैं, अराउ? शायद आप मेरी सिस्टर अलीजा की बात कर रहे हैं। मैं उसकी सिस्टर हूं। तभी वो ओल्ड मैन अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं सी विलेज का विलेज चीफ हूं। आप मुझे बस ओल्ड शी कह सकती हैं। अब से ओल्ड शी इसी विलेज चीफ का नाम है। लॉन्ग आंट उससे कहती हैं, विलेज चीफ शी, क्या जू फेंग यहां मेरे ब्रदर इन लॉ हैं? इस पर ओल्ड शी थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, अरे ये तो बहुत गलत समय है। जू फेंग को यहां से गए हुए कई दिन हो चुके हैं, पता नहीं वो वापस कब आएंगे। लॉन्ग आंट तुरंत उनसे पूछती हैं, मेरे दोनों छोटे नेफ्यूज कहाँ हैं? क्या आप उनका ख्याल रख रहे थे? क्या मैं उनसे मिलने जा सकती हूँ? ओल्ड शी जवाब देते हैं, वो दोनों छोटे ट्रबल मेकर्स अपने फादर के बाहर जाने के बाद खुद ही यहां से निकल गए थे। तब से उनका कोई पता नहीं चला है। जाते समय उन्होंने मेरे लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो अपनी मदर को रेस्क्यू करने जा रहे हैं। ये सुनकर लॉन्ग आंट पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। वो सोचती हैं, 2-3 साल के ये छोटे ट्रबल मेकर्स अपनी मदर को रेस्क्यू करने निकल गए। इसके बाद लॉन्ग आंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके दोनों बच्चों की प्रोजेक्शन बना देती हैं। एक तरफ व्हाइट हेयर वाला बच्चा और दूसरी तरफ चिरू। फिर वो ओल्ड सी से पूछती हैं, विलेज चीफ, क्या ये वही दोनों बच्चे हैं? ओल्ड सी प्रोजेक्शन को देखते ही हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, जू चेन, हाँ यही वो दोनों ट्रबल मेकर्स हैं। मैंने इन्हें पहले भी देखा है। ये सुनकर लॉन्ग आंट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो मन ही मन कहती हैं, तो ये सच में वही दोनों बच्चे हैं। मैं उनसे दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। इसके बाद सीन कट होता है। अब हमें दूसरी तरफ वही दोनों बच्चे दिखाई देते हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा और चिरू एक बड़े से मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर, ये बड़ा पिग जरूर बहुत डिलिशियस होगा। चिरू तुरंत जवाब देती है, हाँ, और ये काफी डिलिशियस होगा, परफेक्ट। हम दोनों को एक एक रोस्टेड पिग हेड मिल जाएगा।
दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि काफी लंबे समय से उन्होंने ऐसा रोस्टेड मीट नहीं खाया है और अब उनका पेट भी जोर जोर से आवाज कर रहा है। व्हाइट हेयर वाला बच्चा उत्साहित होकर कहता है, जल्दी इसे पकड़ो। इतना कहते ही वो सीधे उस बड़े पिग के पास जाता है और उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। फिर खुशी से कहता है, अब हमारा रोस्टेड पिग हेड पक्का हो गया। लेकिन तभी अचानक चिरू के पीछे से एक एरो तेजी से उसकी तरफ आता है। एरो चिरू को लगने ही वाला होता है कि चिरू उसे समय रहते देख लेती है। वो तुरंत अपनी पंच से उस एरो को हवा में ही मारकर नीचे गिरा देती है। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए कहती है, किसने हम पर अटैक किया? तभी अचानक वहां 3 लोग सामने आ जाते हैं। तीनों बच्चे को देखकर बुरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक हैरानी से कहता है, ये सीक्रेट रियम में 3 साल के बच्चे कहां से आ गए? ये देखकर चिरू बस हल्के से कहती है, इसके बाद येलो ड्रेस वाली बच्ची उन तीनों लोगों की तरफ देखकर पूछती है, तुम लोग कौन हो? फिर वो अपने मीट की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम लोग मेरा मीट चुराने आए हो? तभी उनमें से एक आदमी आगे बढ़कर गुस्से में कहता है, तुम छोटे बदमाश, हमने इस 2 हेडेड फायर लिजार्ड को तुमसे पहले देखा था। ये सुनते ही येलो ड्रेस वाली बच्ची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, झूठ, मैंने इसे तुमसे पहले पकड़ा था। वो आदमी उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो फिर देखते हैं कि तुम बच पाती हो या नहीं। इतने में अचानक वो 2 हेडेड फायर लिजार्ड उठ जाता है और अपने दोनों सिरों से एक जबरदस्त फायर अटैक छोड़ देता है। येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेती है और फायर अटैक सीधा सामने मौजूद पहाड़ से जा टकराता है। ये देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वो सीधे उस मॉन्स्टर के सिर पे चढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, तुम मेरा मीट चुराना चाहते हो? ऊपर से मुझ पे छिपकर अटैक भी किया। इसके बाद वो अपनी मुट्ठी कसती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार पंचेस बरसाने लगती है। उसकी ब्रूटल स्ट्रेंथ के सामने वो खतरनाक मॉन्स्टर ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता और उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वहां मौजूद तीनों लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक हैरानी से कहता है, इसकी स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग है। वो आगे कहता है, ये लेट स्टेज फायर डीमन बीस्ट है, 2 हेडेड फायर लिजर्ड। इसका स्कल बेहद हार्ड होता है, लेकिन इस बच्ची ने सिर्फ एक पंच में इसका स्कल तोड़ दिया। तभी दूसरा आदमी बताता है, 2 हेडेड फायर लिजर्ड की एक खास एबिलिटी है। इसे तभी मारा जा सकता है जब इसके दोनों हेड्स को एक साथ डिस्ट्रॉय किया जाए, वरना ये और भी स्ट्रांग होता जाएगा। ये सुनकर तीसरा आदमी मन ही मन सोचता है, इस छोटी बच्ची को तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जब ये मर जाएगी तब हम इसका क्रिस्टल कोर निकाल लेंगे। लेकिन तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची अचानक कहती है, ओह रुको। वो अपने पास से कई टैलिस्मन्स निकालती है और कहती है, इससे तो खाने का सामान और भी अच्छा मिल जाएगा। इसके बाद वो 2 हेडेड फायर लिजर्ड के दोनों हेड्स पर एक एक टालिस्मान लगा देती है। अचानक उन टालिस्मान से निकलने वाली पावर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह चेन्स में जकड़ देती है। अब वो मॉन्स्टर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। येलो ड्रेस वाली बच्ची उसकी पूंछ पकड़ती है और उसे ऐसे खींचते हुए ले जाने लगती है जैसे वो कोई छोटी सी चीज हो। उधर व्हाइट हेयर वाला बच्चा अभी भी आराम से बारबेक्यू बना रहा होता है। तभी वो तीनों लोग उसके पास पहुंचते हैं और उसे देखकर फिर से हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, 1 और 3 साल का बच्चा? दूसरा आदमी हैरानी से कहता है, 9 प्रोविंसेस के सीक्रेट रियल्म में सिर्फ टॉप 100 जीनियसेस ही प्रवेश कर सकते हैं। आखिर ये दोनों 3 साल के बच्चे यहां कैसे पहुंच गए? इसी बीच येलो ड्रेस वाली बच्ची वापस आती है और एक जबरदस्त पंच लगाकर उस 2 हेडेड फायर लिजार्ड को खत्म कर देती है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर उस मॉन्स्टर का बारबेक्यू बनाते हैं और आराम से खाने लगते हैं। येलो ड्रेस वाली बच्ची खाते हुए कहती है, वाह, सच में बहुत टेस्टी है। ये देखकर वो तीनों लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों बच्चे अभी अभी एक बेहद खतरनाक मॉन्स्टर को मारकर उसका मीट आराम से खा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपने यंग मास्टर से कहता है, यंग मास्टर, जब ये दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं तभी हम इनका 2 हेडेड फायर लिजर्ड छीन लेते हैं। दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ यंग मास्टर, इन दोनों छोटे बच्चों को हम आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन यंग मास्टर तुरंत उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं, अगर ये दोनों सीक्रेट रियल्म में प्रवेश कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास जरूर कोई खास स्ट्रेंथ है। हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद यंग मास्टर खुद दोनों बच्चों के पास जाता है। उसे अपनी तरफ आता देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत अपने मीट के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम मेरा मीट नहीं ले सकते। यंग मास्टर तुरंत हाथ उठाकर कहता है, नहीं नहीं छोटी बहन, तुम गलत समझ रही हो। मेरा नाम लॉन्ग शायू है। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। हमारा इरादा इस मॉन्स्टर को मारकर अपना पेट भरने का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पहले ही तुम्हारा फूड बन चुका होगा। इसलिए अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं। येलो ड्रेस वाली बच्ची ये सुनकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और कहती है, बिग ब्रदर, तुम लोगों ने भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया? कितने बेचारे हो, आओ हमारे साथ खाना खाओ। इसके बाद वो उन्हें बैठने के लिए कहती है। वो आगे कहती है, वैसे भी इस पिग का हेड काटने के बाद दोबारा ग्रो हो सकता है। इसके बाद वो बारबेक्यू का एक पीस लॉन्ग शायू को देती है और बाकी लोगों को भी खाने के लिए देती है।
लेकिन तभी पहले वाला आदमी, जिसने मीट पर अपना हक जताया था, पूछता है, छोटी बहन, क्या तुम किसी को भूल गई? मेरा हिस्सा कहाँ है? येलो ड्रेस वाली बच्ची उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमने पहले मेरा मीट चुराने की कोशिश की थी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। वही आदमी सफाई देते हुए कहता है, छोटी बहन, जब मैंने तुम पर अटैक किया था तब तुम वहां नहीं थी, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत उसकी बात काटते हुए कहती है, अच्छा, फिर जब उस बड़े पिग ने मेरी तरफ फायर अटैक किया था तब तुमने मुझे वार्न क्यों नहीं किया? फिर वो गुस्से में कहती है, तुम तो इंतजार कर रहे थे कि मैं जलकर खत्म हो जाऊं और फिर तुम मेरा मीट ले लो। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। मेरा मीट किसी बैड गाय के लिए नहीं है। व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी अपनी सिस्टर का साथ देते हुए कहता है, हमारा बारबेक्यू भी बैड गाय के लिए नहीं है। ये सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम। लेकिन यंग मास्टर उसे रोक देता है। वो कहता है, तुम अभी भी बच्चों के साथ खाने के लिए लड़ रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले अपने एक्शंस के बारे में सोचो। इसके बाद लॉन्ग शायू खुद बारबेक्यू का एक पीस उठाकर खाने लगता है। जैसे ही वो उसे खाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। उसे सच में बारबेक्यू काफी डिलिशियस लगता है। वो व्हाइट हेयर वाले बच्चे से पूछता है, लिटिल ब्रदर, तुमने बारबेक्यू बनाना किससे सीखा? व्हाइट हेयर वाला बच्चा जवाब देता है, मेरे डैड से। लॉन्ग शायू मुस्कुराकर कहता है, तो तुम्हारे डैड तुमसे भी बेहतर बारबेक्यू बनाते होंगे। व्हाइट हेयर वाला बच्चा तुरंत गर्व से कहता है, ऑफ कोर्स, मेरे डैड दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। इसके बाद लॉन्ग शायू पूछता है, तुम्हारे डैड का नाम क्या है? व्हाइट हेयर वाला बच्चा जवाब देने ही वाला होता है कि येलो ड्रेस वाली बच्ची बीच में बोल पड़ती है, डैडी। फिर वो मजाकिया अंदाज में कहती है, उनका नाम बारबेक्यू है। दोनों बच्चों की बात सुनकर लॉन्ग शायू भी हंस पड़ता है। फिर वो पूछता है, अच्छा, और तुम दोनों के नाम क्या हैं? येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत जवाब देती है, बिग ब्रदर, मेरा नाम लव मीट है और मेरे लिटिल ब्रदर का नाम लव बारबेक्यू है। हम बारबेक्यू कंट्री से हैं। ये सुनकर लॉन्ग शायू फिर से हैरान हो जाता है। वो उठकर पूछता है, तो तुम लोग आखिर किस कंट्री से हो? येलो ड्रेस वाली बच्ची बिना किसी झिझक के कहती है, ऑफ कोर्स, हम बारबेक्यू कंट्री से हैं। ये सुनकर लॉन्ग शायू मन ही मन सोचता है, ये दोनों बच्चे आखिर कितने अजीब हैं। फिर वो खुद ही सोचता है, छोड़ो, पहले बारबेक्यू का मजा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों बच्चों को बीस्ट मिल्क पीते हुए देखते हैं। लॉन्ग शायू उनकी तरफ देखकर पूछता है, लिटिल गर्ल, तुम लोग किस तरह का बीस्ट मिल्क पी रहे हो? क्या तुम इसके बाद लॉन्ग शायू उन दोनों बच्चों के बीस्ट मिल्क को देखकर पूछता है, तुम लोग ये क्या पी रहे हो? इस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची पूछती है, क्या आप भी पीना चाहते हो? तभी व्हाइट हेयर वाला बच्चा खुशी से कहता है, बिग ब्रदर, ये काफी डिलिशियस है ना? लेकिन तभी वही ब्लैक कपड़े वाला बंदा, जो पहले भी येलो ड्रेस वाली बच्ची से उलझ चुका था, हंसते हुए कहता है, ब्रदर, हम कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, ये तो जानवरों वाला दूध है। फिर वो बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग इतने बड़े हो चुके हो और अभी भी बीस्ट मिल्क पी रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? ये सुनते ही येलो ड्रेस वाली बच्ची फिर से गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम क्या जानो? इसके बाद वो उसे समझाते हुए कहती है, डैडी ने कहा है कि हम अभी भी छोटे बच्चे हैं। ज्यादा बीस्ट मिल्क पीने से हमारी ग्रोथ अच्छी होगी और हम जल्दी बड़े होंगे। ये सुनकर यंग मास्टर बस कहता है, ठीक है। इसके बाद यंग मास्टर येलो ड्रेस वाली बच्ची के सामने आकर शांत होकर कहता है, लिटिल सिस्टर लव मीट, मैं इस 2 हेडेड फायर लिजार्ड के बदले तुम्हें एक स्पिरिट कॉइन दे सकता हूं। यह सुनकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी सिस्टर के पास आकर पूछता है, सिस्टर, स्पिरिट कॉइन क्या होता है? क्या वो खाने की चीज है? यह सुनकर यंग मास्टर काफी हैरान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, इन्हें स्पिरिट कॉइन के बारे में भी कुछ नहीं पता। उधर येलो ड्रेस वाली बच्ची भी मन ही मन सोचती है, मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी स्पिरिट कॉइन देखा ही नहीं, डैडी ने भी कभी इसके बारे में नहीं बताया। तभी यंग मास्टर दोनों बच्चों को समझाते हुए कहता है, स्पिरिट कॉइन्स 9 प्रोविंसेस की यूनिवर्सल करेंसी हैं। इनसे बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत पूछती है, मतलब इससे खाने की चीजें खरीदी जा सकती हैं? व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी पूछता है, तो ये खाने की चीज नहीं है? ये सुनकर दोनों बच्चों के चेहरे थोड़े उदास हो जाते हैं। तभी यंग मास्टर कहता है, नहीं, लेकिन इससे फूड जरूर खरीदा जा सकता है। ये सुनकर येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत अपने सामने पड़े बड़े पिग को देखते हुए कहती है, इसकी क्या जरूरत है? हमारे पास तो इतना बड़ा पिग है, इससे हमें लगातार रोस्टेड मीट मिल सकता है। फिर हमें तुम्हारे स्पिरिट कॉइन्स की क्या जरूरत? फिर वो मासूमियत से पूछती है, और अगर कोई हमें फूड बेचे ही नहीं तो? यंग मास्टर उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। इसके बाद वो मुस्कुराकर कहता है, लिटिल सिस्टर लव मीट, ऐसा करो, तुम दोनों हमारे साथ फायर वैली चलो। वहां बहुत सारे 2 हेडेड फायर बीस्ट हैं। इतना ही नहीं, वहां इससे भी ज्यादा पावरफुल 2 हेडेड फायर बीस्ट किंग मौजूद है। उसका मीट इस साधारण मॉन्स्टर से भी ज्यादा डिलिशियस है। ये सुनते ही दोनों बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है। स्पिरिचुअल मिल्क पी रहे हो क्या? हालांकि ये सब बताते समय यंग मास्टर के दिमाग में अपना एक अलग ही प्लान चल रहा होता है।
वो इन दोनों बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल करना चाहता होता है। लेकिन दोनों बच्चे तो बस अच्छे मीट के लालच में होते हैं, इसलिए वो तुरंत फायर वैली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी बहन के पास आता है और कहता है, सिस्टर, फादर ने कहा था कि बाहर की दुनिया में कुछ लोग ह्यूमन ट्रैफिकर होते हैं। वो बच्चों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। क्या ये बिग ब्रदर भी कोई ह्यूमन ट्रैफिकर है? ये सुनकर येलो ड्रेस वाली बच्ची भी थोड़ा सोचने लगती है और उसे भी यंग मास्टर पर शक होने लगता है। लेकिन यंग मास्टर तुरंत सफाई देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कोई ह्यूमन ट्रैफिकर नहीं हूं। फिर भी दोनों बच्चों को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। ये देखकर यंग मास्टर ओथ लेते हुए कहता है, अगर मैं तुम दोनों से झूठ बोल रहा हूं और सच में ह्यूमन ट्रैफिकर हूं तो मेरे ऊपर लाइटनिंग गिर जाए। अब उसकी ये बात सुनकर दोनों बच्चों को यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। इसके बाद दोनों बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यंग मास्टर कहता है, चलो मैं तुम्हें फायर वैली लेकर चलता हूं, वहां तुम्हें इससे भी ज्यादा टेस्टी फूड मिलेगा। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग फायर वैली की एक ऊंची क्लिफ पर पहुंच चुके होते हैं। नीचे की तरफ बहुत सारे 2 हेडेड फायर पिग घूम रहे होते हैं। इतने सारे पिग्स को देखते ही येलो ड्रेस वाली बच्ची की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। उसे बस चारों तरफ मीट ही दिखाई दे रहा होता है और वो तुरंत उन्हें पकड़कर खाने के बारे में सोचने लगती है। यंग मास्टर अभी उसे कुछ समझाने ही वाला होता है कि येलो ड्रेस वाली बच्ची सीधे नीचे कूद जाती है और एक एक करके वहां मौजूद सभी 2 हेडेड फायर पिग को गिराना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ यंग मास्टर व्हाइट हेयर वाले बच्चे को बताता है कि यहाँ एक 2 हेडेड फायर पिग किंग यानी मैरो किंग भी मौजूद है, जिसका मीट इन सभी से भी ज्यादा टेस्टी है। व्हाइट हेयर वाला बच्चा ये सुनते ही वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यंग मास्टर के दिमाग में असली प्लान कुछ और ही होता है। वो सोचता है कि जब तक ये दोनों बच्चे मैरो किंग को उलझाए रखेंगे तब तक वो चुपचाप वहां जाकर फायर ग्रास स्पिरिट हासिल कर लेगा। लेकिन तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची सारे पिग्स को इतनी जल्दी खत्म करके वहां पहुंच जाती है कि यंग मास्टर खुद हैरान रह जाता है। अब उसे अपना प्लान थोड़ा बदलना पड़ता है। इसके बाद दोनों बच्चे मिलकर मैरो किंग पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई करने लगते हैं। ये देखकर यंग मास्टर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि मैरो किंग कोई साधारण बीस्ट नहीं बल्कि मार्शल सेंट रियल्म का शक्तिशाली बीस्ट होता है। फिर भी ये दोनों छोटे बच्चे उसे बुरी तरह दबा चुके होते हैं। ये देखकर यंग मास्टर को यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये दोनों बच्चे इतनी कम उम्र में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक और प्लान आता है। वो मौका देखकर मैरो किंग के पीछे एक पावरफुल अटैक कर देता है। उसके अटैक की वजह से मैरो किंग अचानक बेकाबू हो जाता है और सीधे येलो ड्रेस वाली बच्ची की तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। ये देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची भी तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और मैरो किंग पर एक बेहद पावरफुल अटैक कर देती है। उस अटैक से मैरो किंग के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही येलो ड्रेस वाली बच्ची अपने मीट की हालत देखती है, वो काफी परेशान हो जाती है। उसका सारा मीट खराब हो चुका होता है। अब वो गुस्से से यंग मास्टर की तरफ देखती है और कहती है, तुम बैड गाय हो, तुमने मेरा मीट खराब कर दिया। इतना कहते ही वो सीधे यंग मास्टर पे अटैक कर देती है। यंग मास्टर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन येलो ड्रेस वाली बच्ची के सामने उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वो जल्दी से उसे समझाते हुए कहता है, लिटिल सिस्टर, लव मीट, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैरो किंग अभी मरा नहीं है, ये दोबारा रिजेनरेट हो सकता है। ये सुनकर येलो ड्रेस वाली बच्ची हैरान रह जाती है और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी। मैरो किंग का शरीर धीरे धीरे दोबारा रीजेनरेट होने लगता है और कुछ ही समय में वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची तुरंत खुश हो जाती है। फिर वो यंग मास्टर की तरफ देखकर कहती है, बिग ब्रदर, मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर गलती से अटैक कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ यंग मास्टर के मन में अभी भी काफी गुस्सा होता है। वो बाहर से तो शांत रहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे काफी फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट हेयर वाले बच्चे को देखते हैं। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक खास चीज पर जाती है। वहां उसे एक फायर ग्रास दिखाई देती है, जो दरअसल उन पिग्स के मल से उगी हुई होती है। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा काफी हैरान हो जाता है। वो तुरंत उस ग्रास को उठा लेता है और अपने स्पेशल बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ यंग मास्टर भी उसी फायर ग्रास के पास पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर जब वो देखता है कि उसकी फायर ग्रास गायब हो चुकी है तो वो काफी परेशान हो जाता है और कहता है, डैम इट, ये कहां चली गई। इधर हम फिर से 2 हेडेड फायर पिग यानी मैरो किंग को देखते हैं। अब वो पूरी तरह से रिजेनरेट होकर दोबारा जिंदा हो चुका होता है। ये देखकर येलो ड्रेस वाली बच्ची उसके पास जाती है और हैरानी से कहती है, सच में तुम मरे नहीं हो। लेकिन जैसे ही वो उसके थोड़ा करीब जाती है, मैरो किंग अचानक अपने दोनों मुंह से फायर अटैक करने लगता है। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा तुरंत अपनी बहन को चेतावनी देता है, सिस्टर संभल कर। लेकिन येलो ड्रेस वाली बच्ची बिल्कुल भी घबराती नहीं है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक मजबूत शील्ड बना लेती है। मैरो किंग का फायर अटैक उस शील्ड से टकराता है,
लेकिन वो बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसके बाद येलो ड्रेस वाली बच्ची सीधे मैरो किंग के पास पहुंचती है और उसके सिर पर एक बेहद पावरफुल अटैक कर देती है। उस एक अटैक से ही मैरो किंग की हालत फिर से खराब हो जाती है। ये देखकर यंग मास्टर पूरी तरह हैरान रह जाता है। आखिर ये कोई साधारण बीस्ट नहीं था, बल्कि मार्शल सेंट लेवल का पावरफुल बीस्ट था। लेकिन इन दोनों बच्चों ने उसे इतनी आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया था। यंग मास्टर अब मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों बच्चे कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन तभी यंग मास्टर की नजर येलो ड्रेस वाली बच्ची के आसपास मौजूद एक बेहद पावरफुल प्रोटेक्टिव सील पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके पास कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक एम्परर लेवल ट्रेजर है। ये देखकर यंग मास्टर काफी हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, आखिर इन दोनों बच्चों के पास इतना पावरफुल एम्परर लेवल ट्रेजर आया कहां से। इसी बीच हम देखते हैं कि येलो ड्रेस वाली बच्ची मैरो किंग के ऊपर बैठी हुई होती है। तभी अचानक मैरो किंग सीधे लावा के अंदर छलांग लगा देता है और उसके साथ येलो ड्रेस वाली बच्ची भी लावा के अंदर चली जाती है। ये देखकर यंग मास्टर पूरी तरह घबरा जाता है। लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और कहता है, चिंता मत करो, मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक होगी। और उसकी बात सच साबित होती है। कुछ ही देर बाद येलो ड्रेस वाली बच्ची मैरो किंग को मजबूत जंजीरों से बांधकर लावा के अंदर से बाहर खींच लाती है। फिर वो अपने छोटे भाई से कहती है, लेट्स गो, चलो इसका बारबेक्यू बनाते हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा भी तुरंत तैयार हो जाता है। ये देखकर यंग मास्टर के साथ मौजूद दोनों लोग भी हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों बच्चे मैरो किंग जैसे पावरफुल बीस्ट को पकड़ने के बाद भी उसे खाने के बारे में सोचेंगे। इसके बाद दोनों बच्चे मैरो किंग को लेकर बाहर आ जाते हैं और उसका बारबेक्यू बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बारबेक्यू का पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा होता है। व्हाइट हेयर वाला बच्चा मैरो किंग से कहता है कि फायर जलाओ, लेकिन मैरो किंग उसकी बात नहीं मानता। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा उसे थोड़ा डांटता है और आखिरकार मैरो किंग मजबूरी में अपनी पावर का इस्तेमाल करके फायर जला देता है। ये देखकर वहां खड़े दोनों लोग फिर से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे मैरो किंग जैसे पावरफुल बीस्ट को किसी ट्रेजर की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी उसे पकड़ कर रखते हैं और अब उससे आग तक जलवा रहे होते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि मैरो किंग का एक सिर काट लिया जाए, क्योंकि उसका सिर दोबारा रिजेनरेट हो सकता है। इसलिए वो एक सिर काटकर उसका सूप मीट बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखकर दोनों लोग मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये दोनों बच्चे सच में कितने बेपरवाह और खतरनाक हैं। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला बच्चा एक स्पेशल ग्रास निकालता है और उसे अपने सूप पॉट में डाल देता है। ये देखते ही यंग मास्टर की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो पहचान जाता है कि ये कोई सामान्य ग्रास नहीं, बल्कि बेहद रेयर फायर ग्रास है। वो हैरानी से सोचता है, ये लोग इतनी रेयर ग्रास से सूप बना रहे हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा बताता है कि इस ग्रास में बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसे सूप में डालने से उनका सूप मीट और भी ज्यादा अच्छी तरह तैयार होगा। ये सुनकर यंग मास्टर और भी हैरान हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जाता है, क्योंकि जिस रेयर ग्रास को हासिल करने के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डालते हैं, ये बच्चे उसे इतनी आसानी से खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह खुद को शांत करता है और वहीं बैठ जाता है। इसके बाद येलो ड्रेस वाली बच्ची तैयार हुआ सूप मीट लेकर आती है और यंग मास्टर से कहती है कि दिन में जो हुआ था उसके लिए वो उसे माफ कर दे। फिर वहां मौजूद बाकी दोनों लोग भी उम्मीद से पूछते हैं कि क्या हमें भी ये सूप मिलेगा। येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, हाँ, लेकिन पहले बिग ब्रदर को देना है। इसके बाद वो उन्हें भी एक एक बोल दे देती है। अब सभी लोग साथ बैठकर उस सूप मीट को खाने लगते हैं और जैसे ही वो उसे टेस्ट करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि उसका स्वाद बेहद डिलिशियस है। रेयर ग्रास और मैरो किंग के मीट से बना ये सूप मीट सच में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। दूसरी तरफ सीक्रेट रियल्म में सब लोग फायर गिनसिंग ग्रास से बनी सूप और रोस्टेड मीट का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन सूप में मौजूद एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसे पीते ही ब्लैक कपड़े वाले लड़के के कल्टीवेशन में अचानक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता है। वो सीधे पीक मार्शल वेनरेबल लेवल तक पहुंच जाता है। इसके बाद सब लोग खाना खाते हुए आगे की प्लानिंग करते हैं। यंग मास्टर बताता है कि सीक्रेट रियम खत्म होने के बाद वो बच्चों को जोंगझो लेकर जाएगा। वहां की कैपिटल बहुत बड़ी है और देखने के लिए भी काफी कुछ है, लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा और येलो ड्रेस वाली छोटी बच्ची के लिए जोंगझो घूमने से ज्यादा इंटरेस्टिंग यहां मिलने वाली रेयर चीजें और फूड हैं। तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची अपना सीक्रेट रियल मैप दिखाती है। ये वही मैप है जो उसे लंझो ग्रैंड कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस मिलने के बाद मिला था। लेकिन यंग मास्टर मैप देखकर समझ जाता है कि इससे पूरा सीक्रेट रियम लोकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्लीट मैप के लिए दूसरे स्टेट्स के टॉप प्रोडिजीज के मैप्स भी चाहिए होंगे। यंग मास्टर उसे भरोसा देता है कि सेंट्रल प्लेन्स का टेलीपोर्टेशन गेट मिलने के बाद वो उसका मैप वापस कर देगा और बाकी मैप्स भी उसे दे देगा। येलो ड्रेस वाली बच्ची फिर उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने झूठ बोला तो वो उसे स्पैंक करेगी। यंग मास्टर मजाक में उसकी बात मान लेता है। इसके बाद दोनों बच्चे और यंग मास्टर डिवाइन सॉर्ड माउंटेन की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें येलो ड्रेस वाली बच्ची को दिखाया जाता है।
वो देखती है कि सामने एक स्वॉर्ड पीक है, जिसे देखकर वो कहती है, ओहो, एक स्वॉर्ड। व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, बिग ब्रदर, आपने हमसे झूठ नहीं बोला था, सच में यहां स्वॉर्ड है। जिस पर यंग मास्टर कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। दोनों बच्चे हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, बिग ब्रदर, जल्दी चलो, कहीं कोई ये फ्रूट चुराना लेफ्टिनेंट। इसके साथ ही वो सभी स्वॉर्ड पीक की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि येलो ड्रेस वाली बच्ची और व्हाइट हेयर वाला बच्चा मैरो किंग के साथ वहां पर लैंड करते हैं। ये देखकर आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दो छोटे बच्चे एक सेंट लेवल के बीस्ट के ऊपर बैठे हुए होते हैं। वहीं उनमें से एक बंदा कहता है, ये दोनों बच्चे यहां कैसे आ गए? लगता है डिवाइन स्वॉर्ड फ्रूट हासिल करना आसान नहीं होगा। जिस पर व्हाइट हेयर वाला बच्चा पूछता है, बिग ब्रदर, डिवाइन स्वॉर्ड फ्रूट कहाँ है? यंग मास्टर कहता है, डिवाइन स्वॉर्ड पेविलियन के अंदर। वो उन्हें बताता है कि पेविलियन के अंदर ही डिवाइन फ्रूट मिलेगा, जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद वो कहता है कि ये सब कुछ इसी गेट के दूसरी तरफ स्वॉर्ड पेविलियन के अंदर मिलेगा। फिर वो बताता है कि अंदर जाने के लिए पहले गेट खुलने का इंतजार करना पड़ेगा। जिस पर व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, क्या हम ऊपर से उड़कर अंदर नहीं जा सकते? यंग मास्टर कहता है, ऊपर मैजिक अरे लगा हुआ है, जो हमें अंदर जाने से रोकता है। क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया? व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी बहन से कहता है, सिस्टर, क्या फादर ने तुम्हें नहीं बताया? इसके बाद वो उन तीन बड़े कैरेक्टर्स को देखकर कहता है, सिस्टर, इन तीन कैरेक्टर्स में ऐसा क्या खास है? येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, लिटिल ब्रदर, उन रून्स को देखो, क्या ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद डिवाइन रून्स जैसी नहीं लग रही हैं? व्हाइट हेयर वाले बच्चे की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है, सच में ये वही है। येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, लिटिल ब्रदर, अगर मैं इन तीन बड़े कैरेक्टर्स को खा लूं तो क्या मैं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी? व्हाइट हेयर वाला बच्चा खुश होकर कहता है, सिस्टर, तुम कितनी स्मार्ट हो, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? चलो इन बड़े कैरेक्टर्स को निकाल कर खाते हैं। ये व्हाइट हेयर वाला बच्चा ही बोल रहा होता है। जिस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची हाँ में जवाब देती है और कहती है, बिग पिग, गेट की तरफ आगे बढ़ो। मैरो किंग भी उनकी बात सुनकर आगे की ओर बढ़ने लगता है। यहां पर व्हाइट हेयर वाला बच्चा इतने बड़े गेट को देखकर कहता है, सच में काफी ज्यादा बड़ा है। जिस पर उसकी बहन उससे कुछ कहती है और इसके बाद वो वहां उड़कर जाती है और गेट पर लिखे हुए कैरेक्टर्स को गौर से देखने लगती है। फिर वो कहती है, क्या हमें इन्हें सीधे खा लेना चाहिए, या इन्हें ग्रिल करके खाना चाहिए, या फिर बॉयल करना चाहिए? लिटिल ब्रदर, मैं तो इन्हें सीधे खाने वाली हूं, तुम भी थोड़ा खा लेना। जिस पर व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, सिस्टर, तुम पहले खाओ। क्योंकि ये कैरेक्टर्स किसी तरह के फूड आइटम से बने हुए लगते हैं, इसलिए दोनों उन्हें खाने का फैसला करते हैं। व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, बस मेरे लिए भी थोड़ा बचा देना। दूसरी तरफ यंग मास्टर ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, इन कैरेक्टर्स के अंदर एंशिएंट एनर्जी है। जिस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची बीच में आकर कहती है, इन्हें मत छूना, एंशिएंट एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बिग ब्रदर, तुम भी एक खा सकते हो। जिस पर यंग मास्टर कहता है, मैं नहीं खाऊंगा। येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, खा लो। इसके बाद वो उस रून की तरफ आगे बढ़ती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। इसके साथ ही वहां मौजूद सभी लोग घुटनों पर गिर जाते हैं, क्योंकि वो एंशिएंट सील काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसका प्रेशर भी बेहद खतरनाक होता है। लेकिन येलो ड्रेस वाली बच्ची उस रून को अपनी तरफ खींचते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है, बाहर आओ। ये देखकर यंग मास्टर और उसके लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यंग मास्टर कहता है, ये सच में इसे खाने वाला है? ब्लैक कपड़े वाला बंदा कहता है, क्या ये सच में इसे खाएगा? ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स रून्स से बने हुए हैं और ये रून्स साधारण रून्स से बिल्कुल अलग हैं। इनकी पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और ये सच में इन्हें खाने जा रहा है। जिस पर यंग मास्टर कहता है, ये दोनों भाई बहन सच में किसी रूल को नहीं मानते। येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, लिटिल ब्रदर, मैं पहले खाऊंगी। जिस पर व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, जो भी तुमसे इसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद येलो ड्रेस वाली बच्ची उस रूने को खाने लगती है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, इसने सच में इसे खा लिया। इसके साथ ही वो उस रूने की एनर्जी को अपने अंदर लेने लगती है। दूसरी तरफ वहां मौजूद एक और यंग मास्टर हैरान होकर कहता है, ये बच्ची कितनी लापरवाह है, इसने सच में इसे निगल लिया। क्या इसे डर नहीं है कि इसकी एनर्जी इसके शरीर को फाड़ देगी? जिस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, लिटिल ब्रदर, इस बड़े कैरेक्टर का तो कोई टेस्ट ही नहीं है। इसके साथ ही वो एक जोरदार डकार मारती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से एक स्वॉर्ड विंड निकलती है और सीधे ब्लैक कपड़े वाले बंदे की तरफ जाने लगती है। लेकिन वो तुरंत अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। हालांकि वो शील्ड भी क्रैक हो जाती है, जिसकी वजह से उस पर काफी खतरनाक प्रेशर पड़ता है और वो पीछे खिसक जाता है, लेकिन उसे चोट नहीं लगती। वो हैरान होकर कहता है, मेरा मैजिक वेपन। जिस पे येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, सॉरी, वो बड़ा कैरेक्टर मेरे पेट में घूम रहा था,
जिसकी वजह से मुझे अचानक डकार आ गई और उसमें मौजूद रून्स की थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकल गई। ब्लैक कपड़े वाला बंदा कुछ कहने वाला होता है, लेकिन यंग मास्टर उसे रोक देता है। यंग मास्टर कहता है, लिटिल सिस्टर जो मीट पसंद करती हो, चिंता मत करो। जिस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची काफी ज्यादा खुश होकर कहती है, बिग ब्रदर सबसे अच्छे हैं। अब यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पीछे हटने लगते हैं। येलो ड्रेस वाली बच्ची उनके सामने आकर कहती है, तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा कैरेक्टर पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है, अब मुझे डकार नहीं आएगी। लेकिन इतने में ही वो फिर से एक जोरदार डकार मार देती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग पीछे की तरफ दूर खिसक जाते हैं। ये देखकर व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर क्या तुम्हारी पावर थोड़ी और बढ़ गई है? जिस पर येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, ब्रदर उस बड़े कैरेक्टर को खाने से सच में मेरी पावर बढ़ गई। व्हाइट हेयर वाला बच्चा काफी ज्यादा खुश होकर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिस्टर जल्दी से बीच वाले बड़े कैरेक्टर को भी खा लो, इन तीनों में वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। वहां बैठा बच्चा कहता है, वाह सिस्टर ये तो कमाल है। तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची वापस से डकार मारने वाली होती है, जिसकी वजह से वहां मौजूद सभी लोग डर कर तेजी से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर इस बार उसने डकार मार दी तो उनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। यहां तक कि मैरो किंग भी अपनी दुम दबाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन व्हाइट हेयर वाला बच्चा उसकी पूंछ पकड़कर उसे वहीं रोक लेता है। तभी येलो ड्रेस वाली बच्ची अपनी डकार को कंट्रोल कर लेती है और कहती है, क्या मैं इतनी प्यारी बच्ची हूं कि तुम लोग मुझसे इतना डर रहे हो? कितने परेशान करने वाले लोग हो। जिस पे व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, सिस्टर उस बड़े पिग वाले कैरेक्टर को मेरे लिए भी निकालो, मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूं। येलो ड्रेस वाली बच्ची कहती है, ठीक है। इसके बाद वो वापस उन्हीं रून के पास जाती है और उसमें से एक और कैरेक्टर निकालकर अपने छोटे भाई के पास ले आती है। फिर वो कहती है, लिटिल ब्रदर अपना मुंह खोलो। इसके बाद व्हाइट हेयर वाला बच्चा अपना मुंह खोलता है और येलो ड्रेस वाली बच्ची वो कैरेक्टर उसके मुंह में डाल देती है। व्हाइट हेयर वाला बच्चा उसे खाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खाता है उसके ऊपर कोई खास असर नहीं होता, बस एक छोटी सी डकार आती है। फिर वो कहता है, इसमें ज्यादा खासियत नहीं है, पिग के मीट जितना अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। इसके बाद वो मैरो किंग के पास जाता है और उसके सिर पे प्यार से थपकी देता है। मैरो किंग ये देखकर काफी गुस्से में होता है, लेकिन उसके पास कुछ करने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर व्हाइट हेयर वाला बच्चा कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर गोल्डन एनर्जी ज्यादा है, शायद इससे तुम्हारी ताकत थोड़ी बढ़ गई होगी। लेकिन तभी अचानक वहां से एक बेहद खतरनाक प्रेशर निकलने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत शक्तिशाली अस्तित्व वहां आने वाला हो। मैरो किंग के ऊपर भी अचानक भारी दबाव बनने लगता है। ये देखकर दोनों बच्चे तुरंत मैरो किंग के ऊपर बैठ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यहां कुछ गड़बड़ होने वाली है। येलो ड्रेस वाली बच्ची घबरा कर कहती है, क्या हुआ? तभी पूरा पहाड़ हिलने और टूटने लगता है। और क्योंकि येलो ड्रेस वाली बच्ची ने उन रून को बार बार खाने की चीज समझकर छेड़ा था, वहां मौजूद स्वॉर्ड पीक का मास्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में येलो ड्रेस वाली बच्ची और व्हाइट हेयर वाले बच्चे की तरफ कई सारे खतरनाक अटैक भेज देता है। ये देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो तुरंत मैरो किंग से कहते हैं, बिग पिग जल्दी भागो जल्दी भागो। मैरो किंग की हालत भी खराब हो चुकी होती है। वो भी अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे वहां से भागने लगता है। इसी के साथ वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। तभी हमें एक बेहद शक्तिशाली कैरेक्टर की परछाई दिखाई देती है। इसके साथ ही वहां एक बेहद डरावनी और भारी आवाज गूंजती है। उस आवाज को सुनते ही दोनों बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक जरूरी बात, इसके आगे के एपिसोड फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस सीरीज के ऑथर ने आगे के एपिसोड रिलीज करना बंद कर दिया है। इसलिए मैं अभी इसका अगला पार्ट नहीं ला सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं कल से आपके लिए एक नई और अच्छी सीरीज शुरू कर सकता हूं। इसलिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरह की सीरीज देखना चाहते हैं। आपकी पसंद के हिसाब से मैं अगली सीरीज लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें, इसलिए अक्सर वीडियो को छोटे पार्ट्स में अपलोड करता हूं। अगर मैं बहुत लंबी वीडियो बनाऊं तो उसे तैयार करने में ज्यादा समय लगेगा और आपको अगले पार्ट के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं छोटे पार्ट्स में लगातार वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपनी अगली सीरीज की रिकमेंडेशन देना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए रोज नई वीडियो लाने की कोशिश करता रहूंगा। और अगर आगे चलकर इस सीरीज के नए एपिसोड रिलीज होते हैं तो मैं उन्हें भी आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।